फार्माकोलॉजिकल इनहिबिटर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लिकोट्राइन्स की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो पाथवेज होते हैं, एक तो ये होता है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, दूसरा होता है लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जो प्रोस्टाग्लैंडिन की वो जो है प्रोडक्शन हो रही होती है लिपोऑक्सीजिनेज से लिपोट्राइन्स और लिपोक्सिन्स की। ठीक है, अब देखो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिटर्स, उसके बारे में बताया हुआ है कि ये ड्रग होते हैं एनसेड्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है आइब्रूफेन की। ठीक है, ये जो एनसेड्स है ना, ये रिवर्सिबली जो है, ठीक है, बाइंड करते हैं एनसेड्स, जबकि एस्पाइरिन की बात करें तो वो रिवर्सली बाइंड कर रहा होता है। ठीक है, रिवर्सिबल बाइंड कर रहा होता है, ये कॉक्स-1 और कॉक्स-2 को एनसेड्स दोनों इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो कॉक्स-2 है, अगर हम लोग जो इसको साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर इसलिए देते हैं कि कॉक्स-2 जो है ना वो एज ए प्राइमरी टारगेट हो के कॉक्स-2 को इनहिबिट किया जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉक्स-1 है ना, हमने देखा था कॉक्स-2 से जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन हो रही होती है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, लेकिन इसमें है कि कॉक्स-1 जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जो कि बहुत इन्फ्लेमेशन और फिजियोलॉजिकल में इन्वॉल्व होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। ठीक है, कॉक्स-1 जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में और उसमें पैथोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, दोनों में, कि ये प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स को। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है कॉक्स-1 को इनहिबिट नहीं करते, क्योंकि हमने देखा था वो हेमोस्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स में भी उनको प्रोटेक्टिंग गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स में इन्वॉल्व हो रहा होता है। जबकि अगर कॉक्स-2 की बात करें तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिक्रिएट करता है, जो कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जनरली ये कहा जाता है थेरेपेटिक इफेक्ट जो होते हैं ना, वो मोस्टली हम लोग जो है ना थेरेपेटिक उसको कॉक्स-2 को इनहिबिट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि जो कॉक्स-2 इनहिबिशन है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि हमें जो है ना विदाउट हैविंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर सच एज द गैस्ट्रिक अल्सरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता विदाउट हैविंग द टॉक्सिसिटीज ऑफ द शुड बी द इंक्रीज का नहीं पता। However, these distinctions are not absolute। जो कॉक्स-2 है ना वो हमने देखा है कि वो भी नॉर्मल होमोस्टेसिस में रोल अदा कर रही होती है। फर्दर अगर बात करें, जो कॉक्स-2 इनहिबिटर्स है ना वो कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रल इवर्स में जो है ना उसके रिस्क को इंक्रीज कर देती है। कि क्या करती है कि अब जो कॉक्स-2 है इसमें हमें प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ इसमें प्रोस्टासाइक्लिन की सिक्रीशन है। ठीक है, वो भी ब्लॉक हो जाती है। जब प्रोस्टासाइक्लिन की सिक्रीशन ब्लॉक होगी तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होंगे। ठीक है, जो कि कॉक्स-1 मेडिएटेड प्रोडक्शन, जिसमें कॉक्स-1 ये इसमें आई थिंक सो ये बात की हुई कि कॉक्स-2 जो है ना वो उससे जो क्या कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है कॉक्स-2 से, जबकि कॉक्स-1 से जो है ना वो थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसलिए अगर हम लोग जब कॉक्सिन को इनहिबिट कर देंगे तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर दूसरा बातें करते हैं हम लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स की। तो लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर में क्या है, तो एक तो ये है कि एंजाइम का इनहिबिटर। ठीक है, लिपोऑक्सीजिनेज मतलब लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर। ये एनसेड्स इसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बताया है जिलेटोन जो है वो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये देते हैं कि लिपोऑक्सीजिनेज लिपोक्सिस ना बने, क्योंकि वो ही जो है वो ब्रोंकोस्पेज़म करवा रहे होते हैं। जिलेटिन। ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें, ये ब्रॉड, ठीक है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, जो कि कॉक्स-2 के जो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स होते हैं ना, फॉस्फोलाइपेज A2 को जो इनकोड कर रहे होते हैं कॉक्स-2 को, या प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन-1 और इंटरल्यूकिन फैक्टर और IOS को इसको इनहिबिट रिड्यूस कर रहे होते हैं इनके सबके जीन्स को, ताकि ये ना बने। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सबकी जीन्स पॉइंट जो है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही होती हैं। कॉक्स-2 हो गया, जो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सबस्ट्रेट, इन सबको कहते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये हमने इसके एंजाइम की बात की है, ये हम लोग बात कर रहे हैं रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की। ये क्या करते हैं कि जो ल्यूकोट्राइन के एक्शन में इसको ब्लॉक कर देते हैं और इसमें देते हैं मॉन्टिलोकास्ट। ठीक है, मॉन्टिलोकास्ट जो है वो अस्थमा के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉन्टिलोकास्ट और जिलेटन जो है ना वो लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है, मॉन्टिलोकास्ट जो है वो ल्यूकोट्राइन का जो है ना रिसेप्टर का इनहिबिटर है। फिर अब हमारे पास आते हैं साइटोकाइंस एंड कीमोकाइन।
अच्छा, साइटोकाइंस का है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये प्रोटीन्स हैं जो कि सिक्रिएट होती हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस डेंड्रिटिक सेल्स से, लेकिन ये एंडोथेलियल एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से भी रिलीज हो रहे होते हैं। साइटोकाइंस ये क्या करते हैं कि इम्यून और जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसे रेगुलेट करते हैं। इम्यून और साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उसे मीडिएट कर रहे होते हैं बाय कन्वेंशन। अगर हम लोग अब इसकी बात करें, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर जो एपिथेलियल मेसेंकाइमल सेल्स पर एक्ट कर रहे होते हैं वो अंडर साइटोकाइंस के ग्रुप में नहीं आते। ग्रोथ फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस में नहीं आते हैं, ठीक है, और मेसेंकाइमल सेल्स भी नहीं आते। ग्रोथ फैक्टर्स ही नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 की। अच्छा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 का फंक्शन क्या है कि क्या करवाते हैं कि ये जो है ना ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट को जो है ना रोल मतलब ल्यूकोसाइट का रिट्रैक्शन करवाते हैं, उनकी मूवमेंट करवाते हैं, उनकी एडहेजन करवाते हैं, उनकी माइग्रेशन करवा रहे होते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व है कि ल्यूकोसाइट की मूवमेंट हुई, ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट हुई, उसके साथ माइग्रेशन हुई। इंटरल्यूकिन फैक्टर 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर